करारदाद हुकूमत ने पेश की, आज उसे कौमी असेंबली की कार्रवाई के एजेंडे से भी हटा दिया गया। हमने हुकूमत से इस्तफसार किया था कि उसकी पॉलिसी क्या है। टीएलपी पर जो पाबंदी लगी है ये बिल्कुल गलत। टीएलपी खत्म हो गई है। नाउ द बैंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो भी एग्रीमेंट होंगे या बातचीत होगी वो तो वैसे ही वॉइड होगी। वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। फ्रेंच सफ़ीर की मुल्क बदरी से मुताल्लिक कौमी असम्बली में बहस के लिए बुलाया गया इजलास शुरू होते ही हंगामा राय की नज़र हो गया। रवां हफ्ते में ऐसा दूसरी बार हुआ है। मुल्क में 10 रोज़ तक लगी आग जो है वो जारी रही और बिल आखिर जब अवामी जज्बात का हामिल मसला अवाम के नुमाइंदा ऐवान में आया तो वहाँ पर भी मसले के हल पर बात होने के बजाय मछली मंडी जैसा मनाजिर जो है वो नज़र आए। क्या वजह है कि हसास नौयत का ये मामला भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की नज़र हो रहा है। एक तरफ हुकूमत ने जिस तरह से कलादम टीएलपी के मसले को डील किया है उसको रियासती पसपाई ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए। पुलिस को सड़कों पर खवार करने के बाद जिम्मेदारान को उसी जमात के दबाव पर छोड़ देना जिसको खुद हुकूमत ने कलादम करार दिया है, क्या फाश गलती नहीं है। दूसरी जानिब अपोजिशन जो कि कलादम टीएलपी के एहतजाज के मामले पर पहले तो खामोश रही लेकिन अब पॉइंट स्कोरिंग का मौका ज़ाया किए बिना हुकूमती हिकमत अमली पर तनकीद कर रही है। ऐसा लग रहा है कि मामले की हसासियत के मुताबिक कोई भी खुलकर पोजीशन लेने को तैयार नहीं है। क्या पार्लियामान में बैठी तमाम जमातें वोट बैंक की मजबूरियों में उलझ कर एक दूसरे को तलवार पर धक्का देने की कोशिश में लगी हुई हैं? क्योंकि एक ग्रोह इतना ताकतवर हो गया है कि पहले हुकूमत, रियासत और अब पूरी पार्लियामान खुलकर एक वाज़े मौक़िफ़ लेने से खौफज़दा हैं। एक जानिब ये सूरत हाल है तो दूसरी जानिब सियासी मैदान में बड़ी पेशरफ्त जो है वो नज़र आ रही है क्योंकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को 6 माह बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिहाई मिल गई है। शहबाज शरीफ की रिहाई के क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, ख़ासतौर पर पीडीएम के जो रहे सहे इत्तेहाद है उसका क्या बनेगा। क्योंकि अब अगर अपोजिशन लीडर खुद पीएमएलएन के मामलात को देखेंगे तो क्या पीडीएम की एहतजाजी सियासत में कोई दम बाकी रहेगा। पीएमएलएन के रैंक एंड फाइल पर शहबाज शरीफ की वापसी से क्या असर पड़ेगा। लड़ाई से आप हटकर मुफाहमत की रविश क्या लौटेगी या नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं अमजद अली खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। माइजा हमीद साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। और शर्मिला फारूकी साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। तो माफ़ कीजिएगा, ये जो हम 10 दिन का अगर हम एक कंक्लूजन निकालें या 10 दिन का अगर हम एक समराइज़ करें तो हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत के मौक़िफ़ जो है उसमें हर दूसरे दिन जो है वो तब्दीली आई। क्या क्या होता रहा, ज़रा रिकैप करते हैं। प्रोड्यूसर ज़रा बताइए, दिखाइए कि क्या क्या होता रहा इन 10 दिनों में। अब तो टीएलपी ख़त्म हो गई है। नाउ द बैंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो भी एग्रीमेंट होंगे या बातचीत होगी वो तो वैसे ही वॉइड हो जाए। कोई मुज़ाकरात का अमल इस वक्त न जारी है न मेरे नोटिस में है। हुकूमत को अपनी रिट कायम करने के अलावा कोई चारा कार नहीं। टीएलपी से बातचीत चल पड़ी है। हमारी जो पॉलिसी है वो डिस्कशन की है, मुज़ाकरात की है, मुफाहमत की है। एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के रूल 11B के तहत तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया। नहत्ते पुलिस वालों को चौकों में पकड़ के मोटरसाइकिलों से उतार के मारा गया है। इनके किरदार की वजह से इनको टीएलपी को बैन किया जा रहा है पाकिस्तान। अब हम डेजोल्यूशन की तरफ भी जा रहे हैं। पहले में तो वो मुतासर नहीं होते, डेजोल्यूशन में वो मुतासर होंगे। हुकूमत को अपनी रिट कायम करने के अलावा कोई चारा कार नहीं। आपने देख लिया कि जी टीएलपी पर पाबंदी जो है वो डेजोल्यूशन में जो है वो बदलेगी, क्या क्या मौक़िफ़ जो है किस तरह बदलते रहे। तो ये मैं ज़रा अमजद अली साहब की जानिब लेके जाती हूँ। अमजद अली साहब, लग रहा है कि जैसे ये पूरा मामला या तो इसकी जो हसासियत है हुकूमत को उसका इदराक जब शुरू हुआ मामला तो नहीं था, एक मजाक सा बन के जो है वो रह गया है। पहले कलादम की करार देने की बातें की, डेजोल्यूशन की बातें की, उसके बाद जो है वो मुज़ाकरात किए, उनको लेजिटिमेसी बख्शी और फिर अब जो मामला जिस जानिब जा रहे हैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हुकूमत करना क्या चाह रही है। क्या वो जो पाबंदी है जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन पे आपने ATC 11B के तहत जो आपने लगाई थी, क्या वो बरकरार रहेगी हुकूमत का? उस पर क्या जो है वो मौक़िफ़ है? क्योंकि इसमें भी बड़ा तज़ाद बयानात जो हैं वो आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ अली मोहम्मद खान साहब कह रहे थे जी
मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्दी से ये खत्म हो जाएगी। आई एम होपिंग कि खत्म हो जाएगी पाबंदी। जरा बताएंगे हो क्या रहा है, क्योंकि मेरे सामने ये प्रेस रिलीज भी मौजूद है जिसमें आपने बाकायदा वजूहात दी हैं कि क्यों आप इनको बैन कर रही हैं। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया, आपने बड़े अच्छे सवाल किए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी गिरोह हो या कोई कलअदम जमात हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, हम ये नहीं कहते किसी की ऊपर ये शक भी नहीं किया जा सकता और ना शायबा ही नहीं है किसी को भी। पूरे पाकिस्तान में तमाम वो मुसलमान जिनका अकीदा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सब नामूस रिसालत के लिए और आका की शान के मुतालिक किसी को क्वेश्चन, जो जिस तरह फ्रांस के सदर और उसके जो उसने आज़ादी इजहार के तौर पे अपनी नापाक जसारत की, तो इसको माफ नहीं किया जा सकता। असल चीज थी तरीका कार पे। बिल्कुल ठीक है कि एक गिरोह ने, एक कलअदम जमात ने जिस तरीके के साथ रोड्स के ऊपर, और फिर आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ वो बड़ा अफसोसनाक, और मैं समझता हूँ कि काफी सानिया ने जन्म भी लिया, क्योंकि मजहब एक ऐसी दो धारी तलवार है जिसको बड़ी एहतियात की जरूरत होती है, और ये बड़ा इंतहाई हिस्सास मामला है, तो इसमें एहतियात मस्ट है। और ऐसा फिर जब करके आया, जैसे आपने देखा कि मीडिया और सोशल मीडिया पे जिस तरीके के साथ आपके इल्म में होगा कि मामलात उलझे और कई क्वेश्चन हो, जैसे आपने कहा कि कभी कलअदम के मुतालिक बहुत सारे हमारे मिनिस्टर के आपने दिखाए क्लिप्स भी। असल चीज ये है कि एक थे रियासत और रियासती इदारों के मामलात, जो मैं समझता हूँ अभी, क्योंकि मैंने तो उनको नहीं छेड़ा, आपने देखा होगा कि मैंने करारदाद के हवाले से जो जमा कराई है और उसके ऊपर हाउस ने कमेटी बन गई है और कमेटी के अब मामलात उसके देखिए, उसमें दो तीन चीजें थी। एक चीज थी जो फ्रांस के अंदर जो चार्ली हेब्डो था उसके मुतालिक थी कि उसने एक ऐसी नापाक जसारत की जिसके मुतालिक हमें बहस करनी चाहिए। मैं बिल्कुल आई एम अवेयर कि आपने जो आपने सारी करारदाद जमा कराई, इस पे आ जाएंगे। अब कलअदम रहेगी, बैंड रहेगी। जी जी, अच्छा। इसके ऊपर दूसरा था कि किसी के गिरोह के दबाव के नीचे ये मतलब चीजें जो आपकी खारजा पॉलिसी है उसको वो फॉरेन पॉलिसी है, वो इदारे और रियासत और रियासती इदारों की जिम्मेदारी है। देखिए, एक चीज थी कि जो आपके इल्म में होगा कि इसके ऊपर अपना इंटीरियर मिनिस्टर ने अपनी जो है आज से एक दो दिन पहले इसके ऊपर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने एक अपना वाजे, और इसके ऊपर फवाद चौधरी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी बताया कि कुछ वो केसेस जो थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ होंगे या जहां पे मैं जरा बड़ी माजरत के साथ वो हम सारा सुन चुके हैं कि जहां एमपीओ के केसेस हैं वहां तो हम रिलीज कर सकते हैं, जहां एफआईआर कटी हुई है वो हम नहीं कर सकते। मुझे लग रहा है शायद आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे, क्योंकि मैं ये पूछ रही हूं कि इस वक्त हुकूमत की पोजीशन क्या है। क्या आप इनको बैन करने जा रहे हैं? क्या ये डेजोल्यूशन की तरफ जा रहा है जिस तरह आप लोगों ने पहले कहा, या अब आपको एकदम से ख्याल आया है कि ये शायद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये गलती हो गई है हमसे और इस पर यू टर्न आ रहा है? ये जरा बता दीजिए। मारिया, इसके ऊपर अभी मैं कमेंट इसलिए नहीं करूंगा कि ये मामलात रियासत और रियासती इदारे देख रहे हैं, क्योंकि कोई भी अबव द लॉ है नहीं, और ये एक चूंकि हसास मामला है, चूंकि इसको मैं जैसे कहा कि रियासत और रियासती इदारे इसको बगौर देख रहे हैं, और पहला जो स्टेप लिया गया था कि इसको कलअदम करार दिया गया है, इसके ऊपर मेरे ख्याल में अभी क्लैरिटी जो है आपको एक 2-3-4 दिन के अंदर आ जाएगी। ठीक है। मैं जरा बाकी मेहमानों की तरफ चलती हूँ, शर्मीला साहिबा की तरफ चलती हूँ। शर्मीला साहिबा, अगर हमारे जो भाई हैं अमजद अली खान साहब, जिन्होंने एज अ प्राइवेट मेंबर ये करारदाद पेश की, अभी वो बात कर रहे हैं कि जी हसासियत इस मामले की बहुत ज़्यादा है, लेकिन हुकूमत ने जिस तरह डील किया मुझे तो कहीं हसासियत वहाँ नज़र नहीं आ रही, या शायद हुकूमत को हसासियत का इदराक नहीं था। मिनिस्टर साहब ने पहले डेजोल्यूशन की बात की, कहा इनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते, दूसरे ने कहा कि उनकी लेजिटिमेसी कोई नहीं होगी, वगैरह वगैरह, और अब कहा जा रहा है कि उस पर नजरसानी हो रही है। तो अगर आप कुछ समझ पाई हैं तो शायद हमारे व्यूअर्स को भी समझा दीजिए, मुझे भी समझा दीजिए, हो क्या रहा है ये? जी शुक्रिया मारिया। इस हुकूमत की कोई बात ना हमें समझ आती है, ना इनको खुद समझ आती है, ना इनको पता होता है कि इन्होंने करना क्या है किसी भी मामले पे। अब आप ये देखिए कि पहले इन्होंने इनसे मुज़ाकरात किए, पिछले नवंबर की बात कर रही हूँ मैं, फिर
उस वक्त के वजीर दाखिला एजाज शाह के दस्तखत हैं, पीर कादरी साहब के दस्तखत हैं, DC इस्लामाबाद के दस्तखत हैं। फिर जब उस मुआहदे के ऊपर अमल दरामद की बात आई और वक्त आने लगा तो ये पीछे हट गए। उसके बाद जनाब उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दी। अब प्रोटेस्ट को डील करने का इनका तरीकाकार क्या था कि साद रिजवी को गिरफ्तार कर लें। जाहिर बात है एक कयास मचना था पूरे मुल्क में, और उसके नतीजे में क्या हुआ कि बेगुनाह लोगों की जानें गई, पुलिस वालों को मारे पीटी, जख्मी हुए, न जाने क्या क्या इस मुल्क में हुआ। उसको डील करने का तरीका इनके पास क्या था कि ब्लैकआउट कर दो मीडिया पे, सोशल मीडिया बंद कर दो, पैमरा के थ्रू चैनल्स के ऊपर पाबंदी लगा दो कि जी आप उसको नहीं दिखा सकते। ये तरीकेकार नहीं होता मौजूद मुल्कों के अंदर ऐसे मामलात को डील करने का। उसके बाद ये 4 दिन बाद वजीर दाखिला साहब जो हैं वो नमूदार हुए, उन्होंने कहा कि जी हम इनको बैन कर रहे हैं। चले जी आपने उसको कालादम करार दे दिया। फिर एक कालादम तंजीम के साथ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं। उनके साथ जो मुआहदा हुआ हमें नहीं पता क्या मुआहदा हुआ, ना आपने पार्लियामेंट के साथ शेयर किया, ना आपने ऑपोजिशन को बताया, ना वजीर आजम ने अपने खिताब में बात की। एक प्राइवेट मेंबर, अगर हुकूमत ने मुआहदा किया है तो फिर हुकूमत की तरफ से, पीर कादरी साहब की तरफ से ये रेजोल्यूशन आना चाहिए था, लेकिन वो प्राइवेट मेंबर के थ्रू डाला गया। अच्छा, उसके अंदर बड़ा वेग सा एक वो रेजोल्यूशन है, उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि जी आप जो सफीर हैं उनको मुल्क बदर कर रहे हैं। डिस्कशन होगी। अच्छा जी डिस्कशन होगी, क्यों होगी डिस्कशन? आपने पहले कभी ऑपोजिशन से डिस्कशन की है या आपने ऑपोजिशन को एतमाद में लिया? ना पहले दिन वजीर आजम साहब आए। ये संजीदगी का या गैर संजीदगी का ये आप देखें कि ये लेवल है कि ना पहले दिन वजीर आजम साहब आए ना दूसरे दिन वजीर आजम साहब आए। इतना हसास मामला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बाद जो है वो एक मामला आया है जिसके ऊपर हम सब आशिकाने रसूल हैं और हम सब, हमारा ईमान ही कंप्लीट नहीं है। हम तो किसी सूरत क्या तौहीन तो दूर की बात है, उनके नाम के हवाले से, उनकी जात के हवाले से कुछ ही सुनने को भी तैयार नहीं है। वजीर आजम साहब जो आपको बड़े अलमबरदार कहते हैं रियासत मदीना के, वो गैर मौजूद थे। हालांकि उनको आके एक पॉलिसी स्टेटमेंट देना चाहिए था। जब उन्होंने कौम से भी खिताब किया तो उन्होंने बड़ी माजूरी दिखाई कि जी हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। बहरहाल आए गए। उसके बाद जनाब वो जुमे को मामला आ गया। जुमे को आज क्या हुआ जी, वो बर्खास्तन और जनाब हाउस जो है वो फरोग हो गया, वो इनडेफिनेट टाइम मामला खत्म हो गया। सही इनडेफिनेट जी। अच्छा जी, अब ये क्या तरीकेकार, इस तरह कैसे मुल्क चलेगा? हाउ, मतलब देखना क्या वो कालादम तंजीम है नहीं उसके है, साथ आप किस तरीके, ठीक है तो तंजीम इलेक्शन लड़ चुकी है, आइंदा भी इलेक्शन लड़ेगी और आपने उसको कालादम करार देना है तो एक इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में ये बयान देना है और लिख के भेजना है। ये क्या तरीका आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं या अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं या आप TLP को बेवकूफ बना रहे हैं? मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है। सो वेग, मुझे कोई समझा दे कि ये हो क्या रहा है। चले हम भी यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। मायजा की तरफ चलती हूँ। मायजा साहबा, मेरे सामने ये प्रेस रिलीज जो है ये पड़ी हुई है और 15 अप्रैल को जो है ये जब जारी की गई तो इसमें बाकायदा लिखा है कि फेडरल गवर्नमेंट हैज रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इज एंगेज्ड इन टेररिज्म। फिर रेजोल्यूशन की बात हुई, फिर ये कहा गया कि इनके जो मुज़ाकरात हैं उनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी इनके साथ नेगोशिएशंस हो नहीं सकती। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि इस वक्त स्टेटस क्या है इनका। अभी जो अली बात की है अभी अमजद अली साहब ने, क्या आपको उसकी कुछ समझ आई कि क्या हुकूमत करने क्या जा रही है, या आप भी उसी तरह कश्मकश में जो है मुब्तला हैं जिस तरह हम हैं इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। पहले तो थोड़ा सा मैं सब्जेक्ट से हट के बात करना चाहती हूँ कि ये जो हमारी जो मीडिया के लोग हैं, जो एंकर्स हैं और जो सहाफ़ी हैं, उनको को जो आजकल तहफ़्फ़ुज़ नहीं फ़राहम किया जा रहा और जिस तरह वो उनकी लाइफ इन डेंजर हैं और कभी उनको पकड़ा जाता है, कभी उनको जो है कहीं ले जाया जाता है। यहाँ अभी अबसार आलम साहब को गोली भी लगी है, तो इस चीज़ को मैं सख्त तरीके से कंडेम भी करती हूँ और मैं समझती हूँ कि हुकूमत को इसको सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि ये आज़ादी सहाफ़त पे डायरेक्ट अटैक है। दूसरी जो आपने बात की मारिया, उसमें ये बड़ी सिंपल एक बात है। देखें, जो तंजीम को कालादम कह दिया जाए वो गैर कानूनी नहीं होती और एक गैर कानूनी जो तंजीम होती है उससे मुआहिदा जो है उसकी क्या हैसियत है, मुझे समझ नहीं आ रही। और फिर मुझे ये बताएं कि ये फिर 20th को इन्होंने जो मुआहिदा किया
उस 20 तारीख को, उस वक्त सहरी के वक्त इन्होंने ना इस पे ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया, ना इन्होंने किसी को स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लिया। उसके बाद ये आए और प्राइवेट मेंबर बिल आके एज अ प्राइवेट मेंबर जो है बिल पेश किया गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट तो इसकी ओनरशिप भी नहीं ले रही। तो ये इसकी इस रेजोल्यूशन की क्या हैसियत है, आप ये इनसे पूछ लें, पीटीआई के मेंबर हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये सिर्फ मुझे ऐसे लगता है कि मामले को जो है फौरी तौर पे जो है ना मसले को हल करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये मसला हल होने वाला नहीं है जिस तरह इन्होंने इसकी सोल्यूशन। कुछ हमारी ऑपोजिशन पार्टीज भी हल की तरफ मेरा ख्याल है जाना भी नहीं चाहना चाहती। देखिए ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं वो PMLN जो है उस दिन आई जिस दिन रेजोल्यूशन पास होनी थी, PMLN आई, वहां पे उनको फ्लोर भी नहीं दिया जा रहा था और आज भी हमें फ्लोर नहीं दिया जा रहा था बात करने का। इतना इम्पोर्टेंट इशू है तहफ़्फ़ुज़ नमूसे रसालत का। आप अच्छा मुझे ये बताइए मुझे सिर्फ इस चीज का बिल्कुल मुझे मारिया लेट मी कंप्लीट। एक तरफ स्पीकर साहब कह रहे हैं, मुझे सिर्फ सुन तो लेना, स्पीकर साहब कह रहे हैं कि नहीं जी हम एज यूजुअल क्वेश्चन आज शुरू करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि ऑपोजिशन क्या करे, एहतजाज ही कर सकते हैं। मुझे सिर्फ ये बताइए आपको पॉइंट आ गया, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताइए क्या आप समझती हैं कि फ्रांस के सफीर को जो है पाकिस्तान से जाना चाहिए? क्योंकि आज जो हमने विजुअल्स देखे वहां पे समेत आपके मोहसिन राजा साहब जो हैं वो एक प्लेकार्ड लेके खड़े हुए थे और कहा, उस पर लिखा हुआ था, प्रोड्यूसर अगर चला सकें आप, कि जी फ्रांस के जो सफीर हैं उनको यहाँ से जाना होगा। मुझे बताइए कि क्या आप समझती हैं कि फ्रांस के सफीर को यहाँ से निकालना चाहिए इस मामले पर? ये बता दीजिए मुझे सिर्फ। देखिए ये सवाल तो आप हुकूमत से पूछें। नहीं मैं PMLN से पूछ रही हूँ, PMLN क्या सोच रही है? होती तो हम लोग देखिए ये मैं PMLN का भी जी PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, सारों को अगर आप मुआहदे पे ऑन बोर्ड लेंगे तो हमें कुछ समझ आएगी ना। हमें तो आपने बिल्कुल ही अंधेरे में रखा हुआ है, ना हमें रेजोल्यूशन का पता है, ना जब हमने कहा कि बड़ी माजरत के साथ मुझे पता क्या लग रहा है कि जो आपकी पॉलिटिक्स थी ना, जो आपकी पॉलिटिक्स थी 90s में, जो रिलीजियस कार्ड आप इस्तेमाल करते थे वो दोबारा आ रहा है। जो PTI ने पिछली दफा आपके साथ किया वो अब आप दोबारा PTI के साथ करना चाह रहे हैं। इन दी एंड कार्ड नहीं इस्तेमाल किया, रिलीजन कार्ड PTI सिर्फ ने इस्तेमाल किया। ये सिर्फ मुल्क जो है कमजोर हो रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। PTI ने जो माजी में किया आज आप उसका जो है वो एक तरह से रिवेंज जो है वो सीख कर रहे हैं। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस पे आते हैं कि ऑपोजिशन खड़ी कहां है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अमजद साहब की जानब जाऊंगी। अमजद साहब, आपका इन्हिसार जो है वो जितनी करारदाद है वो ये पार्लियामेंट पे जो है वो आपका इन्हिसार है। हंगामी इजलास आप बुलाते हैं लेकिन नो वन बॉदर्स टू टेक द ऑपोजिशन इनटू कॉन्फिडेंस। एक ऑलरेडी पोलराइज जो है वो एटमॉस्फेयर है और इस आपके इकदाम से, और फिर ऑब्वियसली जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात भी की, जिस तरह क्रिटिसाइज उन्होंने किया ऑपोजिशन को, मजीद ऑपोजिशन को इस पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का मौका मिल गया। क्या आप समझते हैं कि ये टाइम ऐसा था जिस पे पोलराइजेशन बढ़ती, ना कि ऐसा होना चाहिए था कि आप इंगेज करते हो ऑपोजिशन को और एक यकसुई नजर आती? मारिया, मामलात को से ड्रैग खुद को अपोजिशन खुद कर रही है। आपने देखा होगा कि हाउस में आने से पहले, करारदाद के आने से पहले ही पीपल्स पार्टी जो है वो हाउस से भाग गई। हमेशा बात को सुना जाता है, बात को परखा जाता है, हसासियत को देखा जाता है, हसासियत के ऊपर गुफ्तगू की जाती है। इसी तरह अगर आप मुस्लिम लीग नून को देखें तो उन्होंने जिस बिहेवियर का कस्टोडियन ऑफ द हाउस स्पीकर साहब जो रवैया इख्तियार किया वो हैरान कुन नहीं मैं समझता हूँ, बल्कि एक अजीबो गरीब था जिसने खुद जाके मामलात को मतलब इस हद तक उलझाने की कोशिश की कि ये जो करारदाद है ये भी ना आ सके। देखिए क्या इस करारदाद को गवर्नमेंट ने अपोज किया तो जवाब आएगा नहीं। गवर्नमेंट क्यों लेके गई? नहीं ओन किया तो फिर प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पे क्यों आया? गवर्नमेंट लेके गई नहीं गई, मारिया ये सवाल खत्म हो गया है।
अब सवाल ये है कि आ गई ना, करारदाद आ गई। करारदाद आने के बाद मैंने स्पेशल कमेटी के लिए हाउस से रिक्वेस्ट की, स्पीकर साहब के तवज्जो से, जो हाउस ने अप्रूव्ड की। अब चाहिए ये था कि हमने उस वक्त भी कहा कि इसके ऊपर आप अपने जो कमेटी है वो स्पेशल कमेटी है जो तमाम मामला। तो पीएमएलएन ने आपको एक खत लिखा, उस पे फिर कुछ या तो आप उनके साथ कुछ कोऑर्डिनेट करते ताकि ये एक पोलराइजेशन ना होती। आपने कहा कि जो हम कमिट कर आए हैं उसके अलावा हम नहीं कर सकते। ये आप देखें कि मारिया, अभी आपने हमारी कुलीग जो है, आपने उससे एक सवाल किया लेकिन वो सवाल को स्किप कर गई। बात ये है कि मैं नहीं शक करता नामूसे रसालत पे, मैं समझता हूँ तमाम हाउस जो है वो एक है। मैं किसी के ईमान को, देखो मेरे पास तो कोई तराजू नहीं है कि मैं किसी ईमान को, तो अल्लाह माफ करे, मेरे से हर बंदा या लेकिन इसमें पॉपुलर पॉलिटिक्स हो रही है पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की तरफ से बिल्कुल हो रही है। इसलिए हो रही है, मैं बिल्कुल आपसे बात की इत्तफाक करता हूं कि ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि ये चाहते थे कि मुल्क के अंदर जो है वो इंतशार बढ़ता जाए ताकि गवर्नमेंट मुश्किलात में पड़ती जाए और गवर्नमेंट को हम किसी के तरीके के साथ टॉपल कर सके। जिनका मकसद ये था, देखिए करारदाद जो आ गई, करारदाद आने के बाद क्या जो मामला थे जो सड़कों पे थे वो खत्म हो गए? तो जवाब आता है यस, बिल्कुल जो मामला सड़कों पे थे वो खत्म हो गए। और गवर्नमेंट खुद कह रही है कि जी करारदाद आने के बाद मुआहदा जो उनका, वैसे अमजद साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इस वक्त ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों अपनी अपनी जो है वो कंफ्यूजन उनका नजर आ रहा है और सब इस वक्त पॉपुलर पॉलिटिक्स जो है वो कर रहे हैं। सर मैं आपसे अगर ये पूछूं, मुझे ये बताइए, क्या आपने वो खबर देखी है, क्या आपने वो खबर देखी है जो पंजाब के जो पुलिस हाई ऑफिशियल्स हैं वो आपके इस करारदाद से और आपके इस मुआहदे से जो है वो कितना जो है वो डिमोरलाइज हुए? क्या आपने वो देखा है? जिन लोगों के घर में लाशें गई हैं, मुझे उनको आप क्या दे रहे हैं? उनसे आप कह रहे हैं हमने मुफाहमत कर ली। देखो मैं सर, आपका बिल्कुल लेना देना है, आप इस मुल्क के लॉ मेकर हैं, आप इस नहीं सर, ये नहीं आप कह सकते। सर आप ये नहीं कह सकते मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारे मुल्क की पुलिस जो है वो डीमोरलाइज हो रही है तो आपका बिल्कुल इससे लेना देना है, बिकॉज़ आप ऐवान में बैठे हैं। मेरी गाल नहीं समझे, मेरी बात समझे। मैं करारदाद ले आया, उसके बाद जो मामलात हैं पुलिस के, जो उस पे अफसोस है, लेकिन देखें हमने, पुलिस कह रही है आपने घुटने टेक दिए, आपने उनके सामने जो है आप ये गलत जो है वो प्रेसिडेंस किया। जरा पढ़ लें सर, जाके पुलिस का मोराल चेक करें, उन घरों में जाके चेक करें जिनमें लाशें गई हैं। वो ये कह रहे हैं सर, आप जाके पुलिस का मोराल चेक करें। सर प्लीज आप पुलिस का मोराल चेक करें। और क्या आप, चले मुझे ये बताइए, मुझे बताएं, अभी आपको ये नहीं पता कि आपने कलादम करार देना है, आपने डेजोल्यूशन करनी है नहीं करनी है, वो भी नहीं आपको पता। जिन लोगों के कहने पे, जिनकी ईमा पे ये सब कुछ हुआ, क्या उनको कोई सजा दे रहे हैं आप? क्या आप जो आपने अरेस्ट, इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वो लोग जो 16 इंफॉर्मेशन हैं एमपीओ ना, एमपीओ की तहत चले, ऊपर क्रिमिनल केस है या जो किसी उसमें क्राइम इन्वॉल्व है, तो वो तो थ्रू चलें ठीक है, लॉ से गुजरेंगे, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से गुजरेंगे। जब मैं देखूंगी जो हेड है ना, जो इनको जहां से अहकामात आ रहे थे उनके खिलाफ क्या होता है, तो फिर देखेंगे कि क्या है। अभी तक आप कंफ्यूजन का शिकार जो है लग रहे हैं। शर्मिला साहब एक तरह चलती हूँ। शर्मिला साहब कौन सी कंफ्यूजन मारी है, इसमें कौन सी कंफ्यूजन है? सर मुझे अगर आप कहते हैं ना तो मैं दोबारा आपको फवाद चौधरी साहब का बयान सुनवा देती हूँ कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ लेजिटिमेसी नहीं होती। फिर उसके बाद शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद दोबारा क्या यू टर्न आ रहे हैं, तो कंफ्यूजन ना इसको कहूँ तो मैं क्या कहूँ। अब मैं जरा शर्मिला साहब की तरफ चलती हूँ। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो सर ठीक है, आप 16 एमपीओ के तहत लोग हैं, उनको रिलीज कर दिया। सर वो बैंड है कि नहीं है? सर वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है? सर वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है? सर वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है? कंफ्यूजन नहीं है। सर ये प्रेस रिलीज क्या है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है, ये क्लियर कर दीजिए। आप इसका जवाब अगर दे दें हाँ या ना में तो कंफ्यूजन नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर कंफ्यूजन है। इस वक्त तक मारिया, सर मैं जरा आगे चलती हूँ, मैं जरा शर्मिला साहब की तरफ जी। इस वक्त तक कलअदम जमात है जी, मुझे बाकी का नहीं पता, कल तक हो या ना हो ये नहीं पता, कल तक वो टेररिज्म के चार्जेस ड्रॉप हो जाए या नहीं ये नहीं पता। मैं जरा शर्मिला साहब की तरफ चलती हूँ। शर्मिला साहब बड़ी माजरत के साथ, इस वक्त लग रहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना उसमें इसको जो सेंसिटिव इशू है उसको पॉलिटिसाइज करने के लिए अपना जो पॉपुलर सेंटिमेंट है, जो पॉपुलर वोट बैंक है, उसको लगता है अपील करना चाह रहे हैं। अ पार्टी लाइक पीपल्स पार्टी
ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि राजा परवेज अशरफ साहब ये बयान देंगे। पहले सुन लेते हैं और मैं फिर आपकी तरफ आती हूँ। टीएलपी पर जो पाबंदी लगी है ये बिल्कुल गलत, ये नहीं लगा सकते। एक तरफ तो फिर दूसरे दिन वही वजीर दाखिला बैठा हुआ कह रहा है अरे भाई क्या करें, ये तो सियासी जमात तो है ना, तो सियासी जमात पर पाबंदी लगती है। वजीर आजम अपनी तकरीर में कहता है कि टीएलपी और मेरे जो ख्यालात हैं एक ही हैं। अगर तुम दोनों के ख्यालात एक हैं, अगर उस पर फिर पाबंदी लग सकती है तो आप पर भी पाबंदी होनी चाहिए। ये हुकूमत को अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इस्तेमाल करना चाहिए, इसको बहस में लाए बगैर एक्शन करना चाहिए। मैंने यूट्यूब को बंद किया था, निकालना चाहिए। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अगर लोगों की दिल आजारी उसने की है तो अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराएं, जो भी तरीका करें, खाए वो एक्सपेल्शन से करें, एहतजाज से करें। साहिबा, आयुष मतलब क्या पीपल्स पार्टी का ये मौकफ है या राजा साहब का ये एक इनफरादी मौकफ है कि बेशक एक्सपल्शन करें या जो मर्जी करें, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करें, फ्रांस के सफीर को बिल्कुल आप निकाल दें, लेकिन आप लोगों की जो है वो जो दिल आजारी हुई है उसका जो है वो कुछ उसके बारे में कुछ करें। ये किस किस्म की स्टेटमेंट है? देखिए मेरा ख्याल है राजा साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ सारी बात की है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारी आपकी मेरी हम सबकी दिल आजारी हुई है जो फ्रांस के अंदर हुआ। हमारा जो अकीदा है, हमारा जो ईमान है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे शुरू होता है, उसी उन पे ही खत्म। बेशक। और उनकी जात के हवाले से हम किसी किस्म की कोई भी तौहीन आमेज बात सुनने को क्या समझने को भी तैयार नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ तक तो मेरा बिल्कुल क्लैरिटी है, हम मुसलमानों का ईमान ये है। दूसरी चीज ये है कि ये हुकूमत क्या करना चाह रही है। देखिए ना, एक तरफ अभी अमजद साहब भी कह रहे हैं कि जी वो कालादम तंजीम है, तो क्या किसी कालादम तंजीम के साथ आप बैठ के मुज़ाकरात करते हैं? क्या माजी में ऐसे कोई प्रेसिडेंट हुए हैं? हुकूमत तो कंफ्यूज्ड है। मैं कह रही हूँ ऑपोजिशन क्या कर रही है, मतलब एक्सपेल करना चाहिए फ्रेंच सफीर को, आप ये मानते हैं? ऑपोजिशन नहीं मारिया, ऑपोजिशन सिर्फ ये कह रही है कि अपना क्रिएट किया हुआ मेस खुद क्लियर करो, ऑपोजिशन के कंधों पे ना डालो। शर्मिला साहब ये बताइए, एक्सपेल करना चाहिए, एक्सपेल करना चाहिए फ्रेंच सफीर को? किया, सोशल मीडिया पे बैन लगाया, फिर आपने उसे कालादम तंजीम करार दिया, फिर आपने दोबारा मुआहदा उनसे किया, फिर आप पार्लियामेंट के अंदर आए। यूं तो आप पार्लियामेंट वेंटिलेशन पे चल रही है, ठीक है, हर ये पूरी एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बन गई है। कलामी की माफी, प्लीज इसका जवाब दे दीजिए। क्या एक्सपेल करना चाहिए फ्रेंच सफीर को या ये एक वैसे ही पॉपुलर स्टांस लिया है राजा साहब ने? देखिए बात ये है कि क्या फ्रांस के सफीर को एक्सपेल करने से ये बात हमेशा के लिए तय पा जाएगी और ये हतमी फैसला हो जाएगा कि जनाब आइंदा कभी कोई तौहीन आमेज चीज नहीं की जाएगी फ्रांस में? नहीं, या हमें इंटरनेशनल फोरम पर हम एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं, हम कराएं। देखिए मैं शुरू से आपके प्रोग्राम में आ रही हूँ, मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, हमारे मुल्क में ना खारजा पॉलिसी है, ना दाखिला पॉलिसी है, ना कोई माशी पॉलिसी है। मैं ये क्यों कहती हूँ? क्योंकि अगर आपके पास कोई दाखिला पॉलिसी होती तो आप इस तरीके से टीएलपी पे क्रैक डाउन ना करते, आप मुज़ाकरात करते, आप मामलात को बाहमी मशावरत के साथ पाते, ऑपोजिशन को एतमाद में लेते, सब बैठते। ये मामला हम सबका है, हमारे मुल्क का है, हमारे लोगों का मामला है। या हमारे पुलिस वाले जो है वो शहीद और जख्मी हुए हैं, यहाँ अस्पतालों में। मैं आपसे 100% अग्री करती हूँ। अगेन बात वही है, हुकूमत ने जो किया, जो बाद में किया, वो अगर पहले कर लेते तो टीएलपी के लोगों की भी जानें बच जाती, पुलिस वाले भी शहीद ना होते, लोगों के जानो माल को भी जो है वो नुकसान ना पहुंचता। दैट इज गिवन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज, आप कह रही हैं, आपने बिल्कुल बड़ी पॉजिटिव बात की कि एक्सपल्शन से या तो ये गारंटी हो जाए कि अगली दफा फ्रांस में या किसी और यूरोपियन मुल्क में ये बात नहीं होगी, लेकिन आपकी पार्टी के लीडर जो कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, जब वो ये कहते हैं एक्सपल्शन कर दें, मैंने देखें क्या किया था, आपने डेनिश एम्बेसडर को एक्सपेल नहीं किया था। ये बहुत एक अजीब सा जो है वो रविश नजर आ रही है कि सिर्फ पीटीआई को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की पॉपुलर बयान दिए जा रहे हैं। इस नामूस रिसालत के मौके पर हर शख्स जज्बाती हो जाता है, हर शख्स जज्बाती हो जाता है। हम ये कहते हैं हम सुनने के लिए तैयार नहीं है, जो कसूरवार है जी उसको फारिग करो। ये देखिए, मैं राजा साहब, क्या आपने डेनिश एम्बेसडर को फारिग किया था? नहीं, देखिए हमने बहुत सारे ऐसे मामलात किए थे जो ना हमसे पहले कोई हुकूमत कर सकी, ना हमसे बाद कोई हुकूमत कर सकी।
चले तो अमेरिका से एयर बेसिस भी वापस ले लिए थे, आपको याद होगा? बिल्कुल ठीक है, मैं यही बात कर रही हूँ। इसीलिए ये चीजें हमने देखा कि 90s में पीएमएलएन ने आपके साथ की, लेकिन आपका एक बड़ा मुख्तलिफ रवैया था। अब आप लग रहा है कि आप भी उसी लाइन में जो है वो फॉल कर रहे हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जरूर कहूंगी कि जहां हुकूमत में कंफ्यूजन नजर आ रही है, वहां ऑपोजिशन जो है वो भी इस वक्त सिर्फ पीटीआई को और हुकूमत को नीचा दिखाने के लिए एक पॉपुलर स्टांस ले रही है, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि इसकी रैमिफिकेशंस मुल्क पे क्या होगी, आगे जाके शायद इनको दोबारा ये चीज भुगतनी पड़े। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो दीगर मामलात पे जो है वो गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जो इस वक्त सारी सिचुएशन टीएलपी के हवाले से। अब बात हम करेंगे जो शहबाज शरीफ साहब की रिहाई आज हुई है, दैट इज़ ऑल्सो एक बड़ा जो आज डेवलपमेंट है। 6 महीने 25 दिन के बाद जो है शहबाज शरीफ साहब को रिहाई मिली। उसके बाद अब माइजा साहब की तरफ जाऊँगी। माइजा साहब, क्या सराहियाँ हो रही हैं कि जो इस वक्त जिस तरह पीएमएलएन चल रही है उसकी वर्किंग में अब एक तब्दीली आएगी, क्योंकि शहबाज साहब की जो सियासत है और जो मरीम साहिबा की सियासत है उसमें बहुत डिफरेंस है। और शायद अब पाकिस्तान जो जिस तरह कायरा साहब कह भी रहे थे पहले कि जो लोग लंदन में बैठे हैं वो चाहते हैं कि हम पीडीएम से निकल जाएं, और जो लोग यहाँ पर बैठे हैं वो चाहते हैं कि हम पीडीएम का हिस्सा रहें। तो क्या तब्दीली कोई मुतवक्के है और पीपल्स पार्टी के साथ कोई रिप्रोचमा हो सकता है? देखें मारिया, पहली बात तो ये है कि मैं पूरी पीएमएलएन को मुबारकबाद देती हूँ और कि मियाँ शहबाज साहब जो हैं वो आज उन्हें बेल मिल गई, और ये जो नैब न्याजी का गठ छोड़ है इसमें जो है उनको काफ़ी शर्मिंदगी का नैब को सामना करना पड़ा है, क्योंकि उनके पास कोई सबूत और शवाहिद नहीं थे जो प्रूव कर सकते कि उनको इतनी देर कस्टडी में रखा जाए। बात ये है कि ये जो बार बार नून और शीन की बात होती है, जो जिसको आप कभी किसी एंगल से बात करें, कभी दूसरे एंगल से बात करें, इसमें कोई सदाकत नहीं है। मैं समझती हूँ कि और बीइंग इन पीएमएलएन फॉर लास्ट 15 ईयर्स मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जिसमें जो है पॉलिसी की डिफरेंस हो। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का फैसला होता है और शहबाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट हैं, और उसके बाद जो है वो सारों के साथ मुशावरत करके जो है आगे चलते हैं। और जो भी फैसला हुआ, जो भी मरीम नवाज साहिबा करती रही अभी तक, वो भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की डिसीजन मेकिंग थी। मियां शहबाज शरीफ साहब और हमजा तो जेल में थे, अब जो है वो आ गए हैं, तो वो मुशावरत के साथ ही जो है इकट्ठे चलेंगे और आगे के कलाई अमल जो है वो मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ और 7 पार्टी लीडर्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे। तो ये कहना कि जी ये उनकी सियासत का तर्ज अमल डिफरेंट है या तर्ज अमल, तो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स कोट कर सकती हूँ जहाँ पे वाकई तर्ज अमल बिल्कुल मुख्तलिफ है। तर्ज अमल बिल्कुल मुख्तलिफ है शहबाज शरीफ साहब का और नवाज शरीफ साहब का, मरीम साहिबा का। आप कोट जरूर करें, लेकिन नहीं, देखिए नवाज शरीफ साहब का और शहबाज शरीफ साहब का हमेशा जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही रहा है। अगर आप कोई तर्ज अमल की बात करिए इन द सेंस कि कोई ज़्यादा जो है वो अग्रेसिव होता है या कम अग्रेसिव होता है, उसका दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इसके डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है और आगे से उसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है। चलें देखते हैं कि इस्तीफों का मामला जिस तरह हो, शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल उस हक में नहीं थे, मरीम साहिबा हैड अ टोटली डिफरेंट लाइन। ऑब्वियसली चीजें जो है मुख्तलिफ लगती हैं। जरा मैं शर्मिला साहब से पूछ लूं, फिर अमजद साहब की तरफ भी आती हूँ। शर्मिला साहब, आप क्या एक्सपेक्टेशन है कि जो पीडीएम है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है, नहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, फिर इम्प्लीमेंटेशन भी तो वही हुई ना, अलहदा हो रही है। नहीं, अलहदा होने की मैंने बात नहीं की, मैंने कहा है सिर्फ कि क्या हम तर्ज सियासत में कोई तब्दीली दे सकते हैं। फाइनल वही होती, इम्प्लीमेंटेशन तो वही होती है, इम्प्लीमेंटेशन तो वही होती है, फिर जो फाइनली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब डिसाइड करते हैं। चलें, ये अगेन दिस इज डिबेटेबल। मैं ज़रा शर्मिला साहिबा की तरफ जाती हूँ। शर्मिला साहिबा, ये बताइए कि जो कायरा साहब की स्टेटमेंट है कि लंदन में बैठे लोग चाहते हैं कि हम पीडीएम से निकल जाएं और जो यहाँ बैठे हैं वो ये नहीं चाहते, तो ऑब्वियसली इशारा तो जो है शहबाज साहब की तरफ था। क्या पीडीएम के मामलात कुछ बेहतर हो सकते हैं, या आपको लगता है कि वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन द टू जो पार्टीज हैं कोई बेहतरी आ सकती है उसमें? मारिया, देखें, इट्स टू सून टू से एनीथिंग एज सच। देखें, शहबाज शरीफ साहब का क्या कोई मफाहमती एक किरदार सामने आता है आइंदा आने वाले दिनों में कि नहीं? क्या वो मफाहमत की तरफ दोनों जमातों को लेके जाएंगे, ले जाना चाहते हैं, कोई किरदार अदा कर सकते हैं कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा।
लेकिन मैं ये समझती हूँ और मुझे उम्मीद भी यही है कि बहैसियत एक ऑपोजिशन लीडर की भी, और क्योंकि जब वो जेल में भी थे, जब भी हम उनसे मामला डिस्कस करते रहे, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी उनसे मिलने के लिए गए थे, बहुत सारे फैसले इनसे शेयर भी हुए, उनकी राय भी उसमें शामिल है। मैं ये समझती हूँ कि एक ऐसी शख्सियत जो हमेशा मफाहमत के साथ आगे चली और एक उनका अपना एक रहा है, एक डायरेक्शन जिसमें वो चलते हैं। आई फील कि डेफिनेटली वो एक किरदार अदा करेंगे। बहरहाल कुछ कह नहीं सकते, इट्स अ बिट टू सून टू से समथिंग कैटेगोरिकली, लेकिन आई थिंक कि पीडीएम एक बहुत बड़ी एक कामयाबी, एक तहरीक है, और उस तहरीक को यहाँ इस नहज पे आके जब हुकूमत को उन्होंने नाक में चने चबवा दिए, चाहे वो बाई इलेक्शंस हो, चाहे वो सेनेट के इलेक्शंस हो, यहाँ पर आके अगर पीडीएम जो है किसी भी वजह से अगर वो दरार का शिकार होके तितर जाती है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा, ना सिर्फ जमहूरियत का बल्कि पाकिस्तानी अवाम का, जो इस वक्त देख रहे हैं पीडीएम की जानिब कि इस नाअहल हुकूमत से उनकी जान छूट जाए। मैं ज़रा अमजद साहब की तरफ चलती हूँ। अमजद साहब ये बताइए कि चलें इस एक तो दोनों पार्टीज़ का आपस में जो चीज़ें हैं वो नज़र आ रही हैं, गुज़िश्ता दिनों ख़बरें भी कुछ इसी तरह की आ रही थी, ख़्वाह वो सेनेट का मामला हो जहाँ पीएमएलएन को बुलाया गया, उसके बाद जो है वो मामलात चेयरमैन साहब के और लीडर ऑफ अपोजिशन आपस में जो है वो बैठ के कमेटीज़ के हवाले से तय कर रहे थे, तो आपकी लग रहा है कि एक वर्किंग रिलेशनशिप यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ सेनेट की हद तक तो बनती नज़र आ रही है। गिलानी साहब ने कहा भी ये था, मैं माहौल जो है वो ठीक रखूँगा। अब ऑलमोस्ट तर्ज़ अमल जो है या नैरेटिव जो है वो शहबाज शरीफ साहब का भी वही है। आप बतौर गवर्नमेंट पार्टी, रूलिंग पार्टी, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? शहबाज शरीफ साहब की जो ये वापसी हुई है उस पर आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, हाउस के हवाले से, हाउस के बिजनेस के हवाले से? मारिया, पहले तो मैं जरा एक बात कहना चाहूंगा कि जमानत होने से जो मिठाइयाँ खाने वाले हमारे दोस्त हैं उनसे मैं कि जमानत होने से कोई उनका कोई जो चार्ज था वो उनसे हट नहीं गया, बल्कि चार्ज उसी तरह मौजूद है, और बल्कि इनको चाहिए कि वो अपने जो इल्जामात हैं उनसे बरी जमा उस वक्त होंगे जब उनको कोर्ट बरी कर देगी। लेकिन साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे लिए हम समझते हैं कि जो अपोजिशन है वो चाहती है कि हमें ब्राह्मण डिक्लेयर किया जाए, और हम समझते हैं कि ब्राह्मण प्लीज गुफ्तगू कंप्लीट करने दीजिए, इंतकामी से माहिर साहब को प्लीज बात करने दीजिए। माहिर साहब उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, ये बात कहना कि माहिर साहब उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, उनको बोलने दे प्लीज। शहबाज ने बहरहाल इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन लेकिन उनको बात कंप्लीट करने देना, फिर इस तरह नहीं ठीक रहता। इतने प्रूफ नहीं है ब्राह्मण किसी बंदे को भी जो पॉलिटिकली विक्टिमाइज करे। अच्छा माहिर साहब, अपोजिशन की पार्टीज हैं, आपने देखा होगा, आपने कहा कि जी पार्लियामेंट के बारे में इनके बड़े अच्छे ख्यालात होते हैं जब ये खुद उसमें हुक्मरान बन के बैठे होते हैं, लेकिन जब इनके ख्यालात कुछ होते हैं उसमें ये सिर्फ प्रोडक्शन ऑर्डर ही मांगते हैं, और जब अहम इशू हो तो सिवाय जैसा आपको याद होगा कश्मीर इशू था तो उस वक्त प्रोडक्शन ऑर्डर और प्रोटेस्ट कर रहे थे। अच्छा माहिर साहब, इस तरह किसी को नहीं समझ आएगी, इस तरह किसी को नहीं समझ आएगी कौन क्या बात कर रहे हैं। ये समझते हैं कि हमें ब्राह्मण डिक्लेयर किया जाए और हम आए, हुकूमत करें, मजे करें, पैसे लूटे, खाएं पिए और चलते बने। अमित साहब उसमें तो अमित साहब तेरा गुजारिश, और आप शहबाज शरीफ साहब के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा नहीं, लेकिन अमजद साहब बात तो ये है ना कि बेशक वो चार्जेस अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इतने महीने भी, अब आज ईमा का केस देख लें, अभी कुछ दिन पहले का आप ही के पार्टी के जहांगीर तरीन साहब हैं, FIA के हवाले से क्या आया जी, वो गलती से ये इंसर्ट हो गया, तो कुछ समझ नहीं आ रही कि किधर चीजें जा किधर रही हैं, मतलब ये किस तरफ जा रहा है, एहतसाब कहाँ है? बेल होने से कोई चार्ज हट गया? मुझे ये बताएं कि क्या अदालत ने चार्ज खत्म कर दिया या चार्ज मौजूद है? प्रेशर डाला जाएगा तो यही होगा ना, इदारे यही करेंगे ना, गलतियां करेंगे, इदारों के पास पूरे सबूत नहीं है, विक्टिमाइजेशन होगी ना। बरी कर देते और इनको ये समझते हैं कि हमें पुरानी तनख्वाह पे काम करने दें, ये पूरा जोर लगा रहे हैं, पार्लियामेंट में उनको बोलने ना दें, ये तो एक फाशिस्ट हुकूमत भी टेक रहे हैं, ये तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये भी मैं तारीख का हिस्सा रहेंगे कि वक्त आया तो इनके बारे में बताऊंगा कि कौन कौन पिछले दरवाजे से कितनी कितनी मिन्नतें हो रही हैं। तो ये अलग बात है।
अच्छा चलिए, मेरा ख्याल है अमजद साहब, वो मेरा ख्याल है वही बात है कि आपकी पार्टी के भी लोग हैं, आपकी चलिए मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। बात यही है कि किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, चाहे हुकूमती पार्टी से हो, इनके लोग, इनके वजीर जो हैं वो बेल पे जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन चार्जेस प्रूव नहीं हो रहे। यही तो पूछा जा रहा है कि क्या किया जा रहा है वीज़ावी एहतसाब का अमल, कहाँ जो है वो जा रहा है, क्या इंतकाम हो रहा है? जैसे अब तो पीटीआई के अपने लोग भी जो है ये बात कर रहे हैं। प्रोग्राम क्लोज करना है। अमजद साहब आपका बहुत शुक्रिया, माजिद साहिबा आपका और शर्मिला साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।